हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सिख राज्य और सिख राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक महाराजा रंजीत सिंह के विषय में चर्चा करेंगे। और यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराजा रंजीत सिंह की जो सेना थी ना, वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना मानी जाती थी, है ना। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल कैरियर कंसल्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। यह चैनल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल स्टडीज के लिए ये चैनल बनाया गया है, आपके सहयोग के लिए, आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। तो हमारे चैनल को जितनी जल्दी हो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। अगर आप हमें कोई सलाह भी देना चाहते हैं तो मैसेज जरूर करें। तो आइए आज हम लोग चर्चा करें सिख राज्य के बारे में। तो सिख राज्य का गठन 1764 ईस्वी में हुआ था। और ये जो सिख थे वो 12 मिसलों में विभाजित थे। हर एक मिसल की अपना अपना क्षेत्र होता था, उनके पास सेना होती थी और उनके सरदार होते थे। इसे मिसल कहा गया, है ना। और पूरा सिख राज्य 1764 से पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि 1764 में ही पहली बार सिख राज्य का गठन हुआ, मतलब ये 12 मिसल आपस में मिले, है ना। तो 1764 में सिख राज्य का गठन हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि सिख जो थे वो 12 मिसलों में विभाजित थे। और ये 12 मिसल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दो मिसल के बारे में आपको जानना चाहिए। ये मिसल थे अहलुवालिया, रामगढ़िया, कन्हैया, नकई, करोड़ सिंगिया, बांगे या भंगी। ये जो बांगे या भंगी मिसल है ना, ये सबसे शक्तिशाली मिसल था। इसके अलावा फौलद सिंगिया, दलेवालिया, सुकर चकिया मिसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जो थे इसी मिसल से संबंधित थे। इसके अलावा शहीद निहंग, फुलकिया और निशान वाला, ये 12 मिसल थे जो आपस में मिले। और ये जो सिख राज्य का गठन हुआ, ये जो संघ बना, उसे कहा गया धर्म राज्य संघबद्ध सामंतवाद, थियोक्रेटिक फेडरल फेड्यूलिज्म। इसलिए कहा गया क्योंकि ये लोग धार्मिक आधार पर संगठित हुए थे, है ना। इनके पास अपनी सेना थी और साथ में ये लोग के पास अपना अपना क्षेत्र भी था। इसलिए इसको सामंतवाद भी कहा गया। तो इसको एक नाम दिया गया, धर्म राज्य संघबद्ध सामंतवाद, थियोक्रेटिक फेडरल फ्यूडलिज्म, है ना। और अगर हम 12 मिसलों की बात करें तो सबसे शक्तिशाली जो मिसल था वो भंगी मिसल था। सबसे शक्तिशाली मिसल भंगी मिसल था। और रावी और चेनाब नदी के जो बीच का क्षेत्र था ना, वो सुकरचकिया मिसल के पास था, है ना। महाराजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल, ये बार बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसको याद रखेंगे कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, बिलोंग करते थे। अब हम लोग जानेंगे महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। ये देखिए, महाराजा रंजीत सिंह बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व इनका नहीं था, माया आंख भी इनका खराब था, है ना। लेकिन ये महान शासक, महान कूटनीतिज्ञ, महान सेनापति कह सकते हैं आप इनको। हालांकि अपने जीवन काल में इन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी इनके पास शक्ति संतुलन की स्थिति थी, क्योंकि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना, पहली बड़ी सेना ईस्ट इंडिया कंपनी की थी और दूसरी सबसे बड़ी सेना जो थी वो पूरी एशिया की महाराजा रंजीत सिंह के पास थी। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में हुआ था, गुजरावाला में। और इनके पिता जो थे सुकरचकिया मिसल के प्रधान थे, सरदार थे, जिनका नाम महासिंह था। माता का नाम राजकौर था, जिन्हें लोग मां मालवाई के नाम से भी पुकारते थे। 12 वर्ष के जब हुए महाराजा रंजीत सिंह, तब पिता का साया इन पर से उठ गया, अर्थात पिता की मृत्यु हो गई थी।
19 वर्ष की अवस्था में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो महाराजा रंजीत सिंह के जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और वो घटना था कि जब अफगान के शासक जमान शाह सैन्य अभियान पंजाब में कर रहे थे और उनका तोपखाना फंस गया था, तब महाराजा रंजीत सिंह ने जमान शाह की मदद की थी, है ना, जिससे जमान शाह खुश हो गया और जमान शाह ने उसे 1799 में लाहौर का गवर्नर बना दिया था। और उन्होंने भी, जमान शाह ने ही रंजीत सिंह को राजा की उपाधि भी दी थी। 1802 ईस्वी में जो सबसे शक्तिशाली मिसल था भंगी मिसल, उससे महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर छीन लिया, है ना। 1805 में जब मराठा सरदार होनकर ने मदद मांगी ब्रिटिश के विरुद्ध महाराजा रंजीत सिंह से, तो महाराजा रंजीत सिंह ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी। इसलिए ब्रिटिश के साथ भी इनका संबंध बहुत अच्छा था। एक शक्ति संतुलन की स्थिति थी। जब तक ये जिंदा रहे तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सेना की हिमाकत नहीं हुई कि इनके राज्य पर वो नजर भी उठाकर देखे। 1806 में लुधियाना को इन्होंने जीत लिया। 1809 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो ने मैटकॉफ को दूत बनाकर रंजीत सिंह के पास भेजा और इन दोनों के बीच, लॉर्ड मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि हुई थी, जिसको हम अमृतसर की संधि कहते हैं। और इस संधि में सिस सतलज का क्षेत्र, सिस सतलज कहा गया, सतलज नदी और यमुना नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे सिस सतलज कहा गया। और इस संधि के तहत महाराजा रंजीत सिंह ने सिस सतलज के क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण होना स्वीकार कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, अमृतसर की संधि, जो लॉर्ड मिंटो और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। 1813 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने अटक को जीता, 1818 में मुल्तान को जीता, फिर उसने 1819 में कश्मीर पर अधिकार कर लिया, एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जिसमें आज का पाकिस्तान शामिल है, आज का कश्मीर शामिल है, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र शामिल है। उस पर महाराजा रंजीत सिंह का अधिकार था। डोगरा सरदार डोगरा सरदार जो संसार चंद थे, इनको महाराजा रंजीत सिंह ने मदद की थी नेपालियों के विरुद्ध, है ना। जब नेपालियों ने इन पर आक्रमण किया डोगरा सरदार संसार चंद पर, तब महाराजा रंजीत सिंह ने इनकी मदद की और बदले में खुश होकर कांगड़ा का क्षेत्र जो है वो संसार चंद ने महाराजा रंजीत सिंह को दिया था। 1813, ये भी बहुत ही रोचक घटना, अफगानिस्तान में शाह शुजा जो थे एक अबदस्त शासक थे। वहां की जनता ने दोस्त अली को वहां का शासक मान लिया था और ये पलायन कर गए थे अफगानिस्तान से शाह शुजा। हालांकि इन्होंने ये भी दावा करते थे अफगानिस्तान की सत्ता पर, और इन्होंने शरण ली महाराजा रंजीत सिंह के पास। महाराजा रंजीत सिंह ने इन्हें राजनीतिक शरण दिया और इसी शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा का अपना इतिहास है जो किसी न किसी वीडियो में हम बतलाएंगे। वारंगल की खान से निकला था और दक्षिण भारत से ये मलिक कफूर को मिला, है ना। और उसके बाद हुमायूं ने अकबर को गिफ्ट किया, है ना, और अकबर ने पुनः उसे हुमायूं को लौटा दिया। तब तक तो मुगल सत्ता के पास था, लेकिन जब 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ईरान के शासक नादिर शाह का दिल्ली पर मुगल सत्ता पर, है ना, तब नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जो शाहजहां का था दिल्ली के लाल किले में था, उसे भी अपने साथ ले गया था। और फिर से वापस महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा से वो कोहिनूर हीरा वापस ले लिया था। 1831 में बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने भी महाराजा रंजीत सिंह से मुलाकात की और उनके साथ एक दोस्ताना संधि की थी, मैत्री संधि की थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ। 6 मई 1834 को महाराजा रंजीत सिंह ने पेशावर का किला जीत लिया। ये महान शासक थे, महान कूटनीतिज्ञ थे,
है ना। सैन्य प्रबंधन क्षमता इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। एक शक्तिशाली सेना का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने किया। बाई आंख से अंधे थे, काने थे। और कनिंघम महोदय और जितने भी लोग उनसे मिले ना, सब उनकी बहुत अधिक प्रशंसा की है। कनिंघम महोदय ने कहा कि वे अपनी साधना में परिश्रमी थे, वे पुण्यात्मा का सम्मान करते थे और अपनी प्रजा को खालसा कहते थे, है ना। ऐसा कहना था कनिंघम महोदय का, जिन्होंने उन पर एक किताब लिखा है, लाइफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। लाइफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह में काफी कुछ सूचना मिलती है और यह पुस्तक के रचयिता है कनिंघम महोदय जी। इसके अलावा लेपल एच ग्रिफिन ग्रिफिन ने महाराजा रंजीत सिंह की जीवनी भी लिखी है। ग्रिफिन ने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रिफिन। अब हम लोग देखें कि महाराजा रंजीत सिंह का साम्राज्य उत्तर भारत में कहां कहां फैला हुआ था और उत्तर पश्चिम भारत में, है ना। आप ये देख सकते हैं, ये एरिया जितना है ना, ये देख रहे हैं, खैबर दर्रा है, गिलगिट है, बल्तिस्तान है, जम्मू और कश्मीर है, ये इंडस का इलाका, ये पंजाब है, हरियाणा है। इन सारे क्षेत्र पर अधिकार था महाराजा रंजीत सिंह का। एक विशाल साम्राज्य का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने किया। इनके दरबार में फ्रांसीसी यात्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैक्विमो आया था और इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को जूनियर बोनापार्ट या छोटा बोनापार्ट, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना करते हुए इन्हें छोटा बोनापार्ट कहा और एक असाधारण पुरुष कहा। अगर हम बात करें जर्मन यात्री बैरन कार्ल बॉन हुगल की, जो 1836 में महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में आया, उन्होंने कहा कि इन्होंने, मतलब महाराजा रंजीत सिंह ने कभी भी निरुद्देश्यहीन ढंग से किसी का रक्त नहीं बहाया। इतना शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था होने के बावजूद ये कभी युद्ध नहीं लड़ा, है ना। अपने हाथ खून से नहीं रंगे, ये कहना था बॉन हुगल का। ये विद्वानों के संरक्षक भी थे। मुंशी सोहन लाल, मियां शाह मोहब्बत, दीवान अमरनाथ, गणेश दास, ये सारे विद्वान इनके दरबार में रहते थे। सोहन लाल ने उम्दा तुत तवारीख लिखा है फारसी भाषा में, जबकि अमरनाथ ने जफरनामा लिखा है। जफरनामा एक और पुस्तक को कहा जाता, ये पुस्तक नहीं था, एक लेटर था जो गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को लिखा था, जिसको जफरनामा के नाम से जाना जाता है। और ये जफरनामा महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में अमरनाथ ने लिखा था। और गणेश दास ने फतहनामा गुरु खालसा जी की पुस्तक की रचना इनके दरबार में की थी। इनका जो शासन चलाते थे ना महाराजा रंजीत सिंह, वो सरकार एक खालसा के नाम से शासन चलाते थे। अपने साम्राज्य को उन्होंने प्रांतों में बांटा था, प्रांत को जिला में बांटा था। तो प्रांत के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उसे नजीम कहा गया और जिलाधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करदार कहा गया। ग्राम पंचायत भी होती थी उस समय में। भवानी दास जो थे ये इनके वित्त मंत्री थे और फकीर अजीमुद्दीन इनके विदेश मंत्री थे। तो सभी धर्म के लोग इनके शासन व्यवस्था में भी थे और दरबार में भी रहते थे। सबसे मजबूती ढंग से इन्होंने अपने सैन्य प्रशासन को बहुत ही मजबूती प्रदान किया और इसमें विदेशी तत्वों को भी महाराजा रंजीत सिंह ने शामिल किया। खासकर यूरोपीय तर्ज पर इन्होंने अपनी सेना का गठन किया। जो फ्रांसीसी जनरल अलार्ड थे ना, ये इनके घुड़सवार सेना में कैवेलरी का इन्होंने रूप परिवर्तन किया, यूरोपीय ढंग से, यूरोपीय शैली में पुनर्गठन किया घुड़सवार सेना का। ये श्रेय जाता है फ्रांसीसी जनरल अलार्ड को। इसके अलावा इटली के जो वेंटूरा थे, जनरल वेंटूरा ने पदाती सैनिक या इन्फेंट्री कह सकते हैं, पैदल सैनिक को यूरोपीय पद्धति में ढाला था। इन्हें फौज का सुधारक, रिफॉर्मर ऑफ आर्मी भी कहा गया महाराजा रंजीत सिंह के समय। फ्रांस के ही क्लॉड आगस्ट कोर्ट थे, क्लॉड आगस्ट कोर्ट ने तोपखाने को का आधुनिकीकरण किया।
इटली के अनिता बिले जो थे वो पेशावर के गवर्नर थे। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। हॉलैंड के हेनरी वैंडमियर, इन्होंने सैन्य इंजीनियरिंग और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और तोपखाना बहुत ही ताकतवर तोपखाना था। और इसके अब जो अध्यक्ष थे वो इलाही बख्श थे, इलाही बख्श। डॉक्टर जॉन स्प्रिंग जो थे ना, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ये इनके निजी डॉक्टर थे, है ना, चिकित्सक थे। इन्होंने लाहौर और अमृतसर में तोपखाने की और बारूद की फैक्ट्री भी स्थापित की थी। तो एक बहुत ही मजबूत सेना का, एशिया का दूसरा सबसे मजबूत सेना माना गया गुरु गोविंद सिंह की सेना को। इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की सेना को इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के भी ढलवाए। इनकी जो राजधानी बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि राजधानी कहाँ थी। पॉलिटिकल कैपिटल, राजनीतिक राजधानी जो थी वो लाहौर थी, है ना, और जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट था इनका वो लाहौर में था। 27 जून 1839 को जो शेरे पंजाब किला है लाहौर में, वहां इनकी मृत्यु हो गई और वहीं पर महाराजा रंजीत सिंह को दफना दिया गया था, है ना। महाराजा रंजीत सिंह के बाद बहुत ही कम समय में 1839 में उनकी मृत्यु हुई और बहुत ही कम समय में इनके साम्राज्य का पतन हो गया। इनके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं थे, कमजोर उत्तराधिकारी जब हुए तब ब्रिटिश की नजर, ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर इन पर पड़ी, पंजाब के क्षेत्र पर, और आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गया। और लगातार कई खरग सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के बाद खरग सिंह उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन कई सरदार, कई गुट हो गया था पंजाब में, है ना। कई सरदारों का गुट था, एक दूसरे पर ये लोग आघात प्रतिघात करते रहते थे, है ना। खरग सिंह भी 1839 से 40 तक शासक रहे। उसके बाद नौनिहाल सिंह 1840 में शासक बने। फिर रानी चांद कौर, इनका भी प्रभुत्व रहा शासन व्यवस्था पर 1840-41 में। उसके बाद शेर सिंह 1841 से 43 तक शासक रहे। और देन अंतिम शासक जो था सिख राज्य का वो महाराजा दलीप सिंह थे, जो 1843 से 1849 तक शासक रहे। और 1849 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, गुजरात की लड़ाई, जिसको बैटल ऑफ गन कहते हैं। और डलहौजी के समय लॉर्ड डलहौजी के समय पंजाब का विलय जो है युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। इस तरह आज हम लोगों ने सिख राज्य के बारे में जाना, और खासकर सिख राज्य के एक शक्तिशाली महान शासक महाराजा रंजीत सिंह की चर्चा आज हम लोगों ने की है ना, इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो परीक्षा उपयोगी होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, ताकि दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले जो अभ्यर्थी भी हैं वो इसका लाभ उठा सकें और कंपटीशन में अच्छे स्कोर कर सकें। तो हमारे चैनल को जाते जाते मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, मैसेज भी करें हमें, और बताएं कि आपको किन किन टॉपिक पर दिक्कत होती है। उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाकर निश्चित रूप से पब्लिश करेंगे और अगले वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के सामने होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।